रेखा और कौन। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, मुझे भी साथ ले लो, कहाँ जा रहे हो। अरे भैया, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं तो ये देख रही हूँ कि मैं कहाँ कहाँ मौजूद हूँ। क्या मतलब, तुम्हारी याददाश्त खो गई है जो अपने आप को ही ढूंढ रही हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मैं क्या करूँ, मेरी है ही इतनी उपयोगिता। जहाँ भी मैं नजर दौड़ाती हूँ बस मैं दिखती हूँ। मैं हूँ ही इतने काम की चीज। और रही याददाश्त वाली बात, तो भैया मैं तुम्हारा ये शक भी दूर किए देती हूँ। मेरा नाम रेखा है। तुम मुझे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली अनेकों वस्तुओं में आसानी से देख सकते हो, जैसे दरवाजा, खिड़की के किनारे, झूले की रस्सी, बाल्टी का हत्था, कमान की डंडी। ये सभी मेरे यानी रेखा के उदाहरण हैं। इन वस्तुओं में ध्यान से देखो। कई वस्तुओं में तो मैं सीधी, लेकिन कई वस्तुओं में गोलाई लिए हुए हूँ। सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं, जबकि गोलाई लिए हुए रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। मैं तुम्हें अपने सीधे रूप यानी सरल रेखा के बारे में बताती हूँ। मेज, पुस्तक, ब्लैक बोर्ड आदि का किनारा मेरे यानी सरल रेखा के अच्छे उदाहरण हैं। तुम मुझे टेबल के रेखा चित्र, टीवी के रेखा चित्र, कार के रेखा चित्र, घर के रेखा चित्र और यहाँ तक कि किताब, ग्लास, कटोरी और चम्मच आदि के रेखा चित्र में भी कहीं भी देख सकते हो। एक खींचा हुआ धागा भी सरल रेखा का ही एक रूप है। सरल रेखा को प्रायः रेखा भी कहते हैं। ये सब मेरे भौतिक उदाहरण हैं। जबकि गणितीय रेखा की कोई मोटाई नहीं होती, क्योंकि रेखा को तो बहुत पास पास लगे बिंदुओं का समूह भी समझा जा सकता है और बिंदु की कोई माप नहीं होती। अरे कौन भाई, तुम्हें बिंदु के बारे में तो पता है ना? हाँ रेखा बहन, मुझे पता है। ज्यामितिक बिंदु की कोई लंबाई, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती। हम प्रायः एक बिंदु की परिभाषा कागज के एक टुकड़े पर पेंसिल से बने सूक्ष्म चिन्ह यानी डॉट या कमरे के एक कोने द्वारा या ब्लैक बोर्ड पर चौक के एक टुकड़े से बनाए चिन्ह या डॉट के रूप में देते हैं, परंतु इनमें से कोई भी ज्यामितिक बिंदु नहीं है। ये तो बिंदु को केवल व्यक्त करते हैं। बिंदु को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर A, B, C, P, Q, X और Y आदि द्वारा निरूपित किया जाता है। यूक्लिड ने बिंदु की परिभाषा इस प्रकार दी है: वो जिसकी स्थिति होती है परंतु कोई परिमापण नहीं होती है। वाह भैया, तुम्हें तो बिंदु की पूरी जन्मपत्री पता है। भैया, इसी प्रकार के अनेकों बिंदुओं से मिलकर ही रेखा बनती है। बिंदु की तरह ही कागज या ब्लैक बोर्ड पर खींची गई रेखा वास्तव में रेखा का प्रतीक ही है। रेखा की लंबाई तो होती है, परंतु चौड़ाई या मोटाई नहीं होती। इसे दोनों ओर तीर का चिन्ह लगाकर प्रकट करते हैं। रेखा की निश्चित माप नहीं होती। रेखा को दोनों दिशाओं में कहीं तक भी बढ़ाया जा सकता है। दोनों दिशाओं में इसका विस्तार अनंत है। हम किसी रेखा को नाम देने के लिए उस पर दो बिंदु A और B चिन्हित करते हैं। जैसे कि अब इस रेखा को हम AB रेखा कह सकते हैं। AB रेखा को इस प्रकार के संकेतन का प्रयोग करके
निरूपित किया जाता है, परंतु आसानी के लिए रेखा को इस प्रकार के संकेतन का प्रयोग किए बिना भी लिख सकते हैं। जैसे रेखा AB, जब रेखा पर बिंदुओं को चिन्हित नहीं करते तब रेखा को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर L, M या N आदि से व्यक्त करते हैं। और हाँ भैया, मेरा एक रूप ये भी है कि यदि मैं एक ही दिशा में जा रही हूँ, यानी तीर का निशान एक ही तरफ हो तथा दूसरी तरफ एक अंत बिंदु हो, तब मुझे किरण कहा जाता है। अतः रेखा का वो भाग जिसका एक अंत बिंदु हो किरण कहलाता है। किरण AB को AB के ऊपर तीर का निशान लगाकर व्यक्त किया जाता है। इसका एक अच्छा उदाहरण किसी भी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरणें हैं, जिसका अंत बिंदु प्रकाश स्रोत होता है तथा दूसरी तरफ किरणें अनंत तक जाती हैं। दीदी, तुम्हारा एक भाग रेखाखंड भी तो है। हाँ भैया, रेखा का वो भाग जिसके 2 अंत बिंदु हों, एक रेखाखंड कहलाता है। जैसे कि यहाँ PQ एक रेखाखंड है। इसे PQ बार से निरूपित करते हैं और इसकी लंबाई को PQ से व्यक्त किया जाता है। कुछ समझे भैया? तो अब मैं फिर से बिंदु पर आती हूँ। देखो, यदि कोई 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे संरेख बिंदु यानी कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं, वरना वे असंरेख बिंदु यानी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। अर्थात दीदी, कोई 3 या अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित न हो तो वे बिंदु अंशरेख या नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं, है ना दीदी? बिल्कुल ठीक। जैसे कि यहाँ बिंदु A, P और B एक ही रेखा L पर स्थित हैं, अतः A, P और B संरेख बिंदु हैं, जबकि बिंदु Q, M और R एक रेखा पर स्थित नहीं है, अतः बिंदु Q, M और R असंरेख बिंदु हैं। दीदी, मैं भी तो 3 अंशरेख बिंदुओं से ही मिलकर बना हूँ। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा भैया, परंतु बेसिकली तुम यानी कि कोण मेरे ही एक रूप यानी किरण से बने हो। जरा याद तो करो, अभी मैंने तुम्हें बताया था किरण का एक अंत बिंदु होता है, याद आया? तो इसी प्रकार यदि एक ही अंत बिंदु से 2 किरणें चलती हैं, तो वो कोण यानी एंगल बनाती हैं। क्यों? तो हुए ना तुम मेरा ही एक रूप। और हाँ, एक और जरूरी बात, कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं यानी साइड्स कहलाती हैं, तथा ये उभयनिष्ठ यानी कॉमन अंत बिंदु कोण का शीर्ष यानी वर्टेक्स कहलाता है। अरे वाह, हाँ दीदी, आपने मेरे बारे में बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको एक जानकारी देता हूँ। जैसे आपको पैमाना यानी स्केल से सेंटीमीटर, मीटर, इंच आदि में मापा जाता है, उसी प्रकार मुझे कोण मापक यानी D से अंशों में मापा जाता है। तुम्हें क्या लगता है भैया, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी? अरे भैया, मैं तो तुम्हें मापों के आधार पर बने तुम्हारे अनेकों नामों के बारे में भी विस्तार पूर्वक बता सकती हूँ। क्यों, जानना चाहोगे? अच्छा दीदी, जरा एक एक करके उनके बारे में बताना तो। फिर ये लो,
अभी बता देती हूँ। तो जैसे कि तुमने बताया कि तुम्हें यानी कोण को प्रायः अंशों में मापा जाता है, तो इसी माप के अनुसार कोण के ये नाम है: न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण और प्रतिवर्ती कोण। चलो अब मैं तुम्हें इनकी परिभाषाएं भी बता देती हूँ। तो पहला है न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल, वो कोण जिसकी माप 0 से अधिक और 90 अंश से कम होती है, न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल कहलाता है। जैसे कि यहाँ कोण X न्यून कोण है। इसी प्रकार 10 डिग्री, 25 डिग्री, 37 डिग्री, 50 डिग्री या फिर 85 डिग्री आदि की माप के कोण न्यून कोण होते हैं। अगला है समकोण यानी राइट एंगल, वो कोण जिसकी माप 90 अंश होती है, समकोण यानी राइट एंगल कहलाता है। जैसे कि यहाँ कोण Y एक समकोण है। अगला है अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल, वो कोण जिसकी माप 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होती है, अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। जैसे कि यहाँ कोण Z एक अधिक कोण है। इसी प्रकार 95 डिग्री, 137 डिग्री, 150 डिग्री, 165 डिग्री या फिर 178 डिग्री आदि की माप के कोण अधिक कोण होते हैं। अगला कोण है ऋजु कोण यानी स्ट्रेट लाइन, वो कोण जिसकी माप 180 अंश होती है, ऋजु कोण यानी स्ट्रेट लाइन कहलाता है। जैसे कि यहाँ कोण S ऋजु कोण है। ऋजु कोण एक सरल रेखा होती है जिसमें शीर्ष से 2 किरणें विपरीत दिशा में जाती हैं। अगला कोण है प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल, वो कोण जिसकी माप 180 अंश से ज्यादा होती है परंतु 360 अंश से कम होती है, प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। जैसे कि यहाँ कोण T प्रतिवर्ती कोण है। इसी प्रकार 188 डिग्री, 191 डिग्री, 202 डिग्री, 233 डिग्री या फिर 359 डिग्री आदि के माप के कोण प्रतिवर्ती कोण है। वाह दीदी, आपने मुझे मेरे परिवार से खूब मिलवाया। मैं तो अपने बंधुजनों से मिलकर खुश हो गया। अच्छा दीदी, मैं एक बात पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अपने सवालों को तुम बिना संकोच के पूछो। दीदी, यदि एक न्यून कोण को हम कोण मापक से मापते हैं तो कोण मापक पर 2 मान लिखे होते हैं। एक मान तो उस न्यून कोण की माप होता है, परंतु दूसरा मान तो हमें 90 डिग्री अंश से अधिक प्राप्त होता है। ऐसा क्यों होता है दीदी? देखो भैया, जब एक न्यून कोण को हम कोण मापक से मापते हैं तो कोण मापक के मध्य बिंदु को हम कोण के शीर्ष पर रखते हैं तथा कोण मापक पर खींची गई रेखा को कोण की एक भुजा पर रखते हैं। यही रेखा शीर्ष के विपरीत दिशा में भी जाती है, अतः कोण मापक पर बना दूसरा मान इस विपरीत दिशा में बने कोण का माप होती है और इन दोनों मानों का योग हमेशा 180 अंश होता है, क्योंकि ये दोनों कोण एक सरल रेखा पर बने होते हैं। और फिर मैंने तुम्हें अभी अभी बताया था ना कि ऋजु कोण
एक सरल रेखा होती है और इसकी माप 180 अंश। तो इस प्रकार बने ये दोनों कोण कोणों के रैखिक युग्म कहलाते हैं। अतः यदि किसी बिंदु P से किरण PA और किरण PB विपरीत दिशा में जा रही हो तथा एक अन्य किरण PC भी हो, तब कोण CPA और कोण CPB कोणों के रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाते हैं। रैखिक युग्म के कोणों का योग 180 अंश होता है। और भैया, यहाँ जैसे कि तुम देख रहे हो, इन दोनों कोणों का शीर्ष एक ही है, जिसमें एक उभयनिष्ठ भुजा BC है। ऐसे कोणों को आसन्न कोण कहते हैं, अर्थात वे दो कोण जिनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो तथा एक उभयनिष्ठ भुजा हो और अन्य दोनों भुजाएं इस उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित हों, आसन्न कोण कहलाता है। जैसे कि यहाँ कोण ABD और कोण DBC आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल है। इनमें B उभयनिष्ठ शीर्ष, BD उभयनिष्ठ भुजा और अन्य दो भुजा किरण BA तथा किरण BC उभयनिष्ठ भुजा BD के विपरीत ओर स्थित हैं। रैखिक युग्म के कोणों का योग 180 अंश होता है। और हाँ भैया, केवल रैखिक युग्म के कोणों का ही योग 180 अंश नहीं होता, बल्कि संपूरक कोणों का योग भी 180 अंश होता है। दीदी, फिर कोणों के रैखिक युग्म और संपूरक कोणों में क्या अंतर हुआ? देखो, कोणों का रैखिक युग्म आसन्न कोणों की एक विशेष स्थिति है, जिसमें कोणों का योग 180 अंश होता है, अर्थात कोणों का रैखिक युग्म आसन्न कोण होते हैं, जबकि संपूरक कोणों में आसन्न कोण का होना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स की परिभाषा दे सकते हैं कि वो दो कोण जिनमें मापों का योग 180 अंश होता है, संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, और प्रत्येक कोण दूसरे का संपूरक कहलाता है। जैसे यदि एक कोण का माप 40 अंश है, तो इसका संपूरक कोण 180 घटा 40 यानी 140 अंश का होगा। इसी प्रकार यदि एक कोण की माप 170 अंश है, तो इसका संपूरक कोण 180 घटा 170 यानी 10 अंश का होगा। क्यों भैया, अब तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिला कि कोणों के रैखिक युग्म और संपूरक कोण में क्या अंतर है? हाँ दीदी, अब मैं जान गया कि कोणों के रैखिक युग्म में आसन्न कोण होना आवश्यक है, परंतु संपूरक कोणों को आसन्न कोण होना आवश्यक नहीं है। फिर भी रैखिक युग्म और संपूरक कोण दोनों में ही दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। वेरी गुड, ये तो तुम बहुत अच्छी तरह से और बहुत जल्दी समझ गए। अब जरा तुम ये भी समझो कि जिस तरह संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है, उसी प्रकार पूरक कोणों का योग 90 अंश होता है। हाँ भैया, पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो कोण
जिनकी मापों का योग 90 अंश होता है, पूरक कोण कहलाते हैं और प्रत्येक कोण दूसरे का पूरक कहलाता है। जैसे किसी 30 अंश के कोण का पूरक 60 अंश का कोण होगा। इसी प्रकार यदि एक कोण की माप 70 अंश है तो इसके पूरक कोण की माप 90 घटा 70 यानी 20 अंश होगी। और दीदी, यहाँ समपूरक कोण की तरह पूरक कोणों का आसन्न कोण होना भी आवश्यक नहीं है। सही कहा ना मैंने दीदी? हाँ, बिल्कुल ठीक। अरे भाई, तुम तो काफी होशियार हो। तो फिर मैं तुम्हें एक अन्य कोण यानी शीशाभिमुख कोण यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की जानकारी भी दे देती हूँ। दो कोण शीशाभिमुख कोण कहलाते हैं यदि उनकी भुजाएं विपरीत किरणों के दो जोड़े बनाए। जैसे कि यहाँ कोण 1 और कोण 2 शीशाभिमुख कोणों का एक जोड़ा है। इसी तरह कोण 3 और कोण 4 शीशाभिमुख कोणों का दूसरा जोड़ा है। जानते हो भैया, शीशाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो भैया, ये था तुम्हारा परिवार। तुम तो बहुत खुश होगे अपने परिवार से मिलकर, क्यों, हुए ना? हाँ दीदी, मैं तो एकदम तरोताजा हो गया। अब कुछ अपने बारे में भी तो बताओ ना दीदी। अब अपने बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं? मैं और मेरा प्रतिरूप यानी अन्य रेखा या तो एक दूसरे से एक समान दूरी बनाकर चलती रहती है और आपस में कभी नहीं मिलती, या फिर एक दूसरे से मिलती है तो बस एक क्षण को और मिलकर आगे बढ़ जाती है। क्योंकि ये तो तुम्हें पता ही है ना कि रेखा को दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अर्थात यदि दो रेखाएं एक ही तल पर खींची जाएं, तो दो ही स्थितियां संभव हैं। पहली तो ये कि दोनों रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलेंगी। ऐसी रेखाएं परस्पर समांतर रेखाएं कहलाती हैं। और दूसरी वो कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटते हुए आगे बढ़ जाएंगी। ऐसी रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सदैव समान रहती है। दीदी, प्रतिच्छेदी रेखाओं से तो शीर्षाभिमुख कोण बन गए जो परस्पर बराबर होती हैं। अरे वाह, क्या खूब पहचाना। इस गुण धर्म से एक प्रमेय भी बनती है। इस प्रमेय के अनुसार यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। चलो मैं तुम्हें ये प्रमेय सिद्ध करके बताती हूँ। यहाँ पर हमें दी है दो रेखाएं जो परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। माना ये दोनों रेखाएं AB और CD हैं और परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यहाँ हमें शीर्षाभिमुख कोणों के दो युग्म प्राप्त हुए हैं। पहला कोण AOC और कोण BOD, दूसरा कोण AOD और कोण BOC। हमें ये सिद्ध करना है कि कोण AOC बराबर है कोण BOD के और कोण AOD बराबर है कोण BOC के। इस प्रमेय की उपपत्ति में हम यहाँ देखते हैं कि किरण OA रेखा CD पर खड़ी है, यानी किरण OA रेखा CD पर कोणों का रैखिक युग्म बना रही है और कोणों के इस रैखिक युग्म का योग होता है 180 अंश। अतः कोण AOC
जमा कोण AOD बराबर हुआ 180 अंश के। तो माना ये है समीकरण 1। अब इसी प्रकार किरण OD रेखा AB पर कोणों का रैखिक युग्म बना रही है, अतः कोण AOD जमा कोण BOD होगा 180 अंश। माना ये है समीकरण 2। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम लिख सकते हैं कि कोण AOC जमा कोण AOD बराबर है कोण AOD जमा कोण BOD के। यहाँ आया कोण AOC बराबर कोण BOD। और इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोण AOD बराबर है कोण BOC के, और यही हमें सिद्ध करना था। दीदी, इस प्रमेय को मैं अब आसानी से सिद्ध कर दूंगा। यदि ये प्रमेय एग्जाम में आती है तो मेरे तो पूरे मार्क्स आएंगे। लेकिन भैया, प्रमेय को सिद्ध करने से ही काम नहीं चलेगा। हमें प्रमेय पर आधारित प्रश्नों को भी हल करना होगा। चलो, मैं तुम्हें रैखिक युग्म अभिग्रहित पर आधारित एक प्रश्न हल करवाती हूँ। प्रश्न है, दी गई आकृति में रेखाएं L और M बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि x बराबर 45 अंश तो y, z और u ज्ञात करो। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों रेखाओं की बिंदु O पर प्रतिच्छेद होने से 4 कोण x, y, z और u बन रहे हैं। यहाँ कोण x और कोण y का योग होगा 180 अंश, क्योंकि कोण x और कोण y रैखिक युग्म बना रहे हैं, और रैखिक युग्म में कोणों का योग होता है 180 अंश। x का मान दिया गया है 45 अंश, तब ये हुआ 45 अंश जमा कोण y बराबर 180 अंश। हल करने पर y कोण बराबर आया 135 अंश के, और कोण u बराबर है कोण y के, क्योंकि कोण y और कोण u शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसी प्रकार कोण u बराबर हुआ 135 अंश, और इसी प्रकार कोण z कोण x के बराबर है, क्योंकि ये दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण हैं। अतः कोण z बराबर हुआ 45 अंश। अतः यहाँ y बराबर आया 135 अंश, z बराबर 45 अंश और u बराबर 135 अंश। दीदी, इस प्रकार के प्रश्न ये तो बड़े आसान है। मैं तो इन्हें झटपट हल कर लूंगा। अच्छा, लेकिन ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिनकी तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। अरे हाँ भैया, मैंने तुम्हें अभी प्रतिच्छेदी और अप्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में बताया था ना? क्यों, याद है या भूल गए? हाँ दीदी, इसमें भूलने वाली क्या बात है। दो रेखाएं जो आगे बढ़ाने या पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को काटे, उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, तथा ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। वेरी गुड। अरे भाई, तुम्हारी मेमोरी तो काफी अच्छी है। तो फिर चलो, अब मैं तुम्हें इन रेखाओं के बारे में और भी कुछ बताती हूँ। जब दो या दो से अधिक प्रतिच्छेदी
या अप्रतिच्छेदी रेखाओं को एक अन्य रेखा भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो ये रेखा तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल कहलाती है। जैसे कि यहाँ रेखा P, रेखा L को बिंदु A, रेखा M को B बिंदु पर और रेखा N को बिंदु C पर प्रतिच्छेद कर रही है। अतः रेखा P रेखाओं L, M और N के लिए तिर्यक रेखा है। ये तिर्यक रेखा प्रत्येक प्रतिच्छेद बिंदु A, B और C पर 4 कोण बना रही है। हम यहाँ पर 2 रेखाएं L और M लेते हैं और तिर्यक रेखा B लेते हैं। बिंदु A और बिंदु B के प्रत्येक कोण को कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8 से नामांकित करते हैं। यहाँ हमें कोणों के कुछ युग्म प्राप्त होते हैं। ये युग्म है संगत कोण यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एकांतर अंत कोण यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर बाह्य कोण यानी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स तथा तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण या क्रमागत अंतः कोण यानी कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। दीदी, इन कोणों के युग्म में कौन कौन से कोण आते हैं ये बताओ ना। हाँ बताती हूँ। मैं एक एक करके इन कोणों के युग्म से संबंधित कोण को दिखाती हूँ। पहले लेते हैं संगत कोण यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ संगत कोणों के 4 युग्म प्राप्त होते हैं। जैसे कोण 1 और 5 संगत कोण हैं, क्योंकि ये दोनों कोण तिर्यक रेखा पर एक जैसी स्थिति पर बने हैं। इसी प्रकार कोण 2 और कोण 6, कोण 4, कोण 8 तथा कोण 3 और कोण 7 संगत कोण हैं। अब हम लेते हैं एकांतर अंतः कोण यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कई बार हम एकांतर अंतः कोणों को एकांतर कोण यानी ऑल्टरनेट एंगल्स भी कहते हैं। यहाँ एकांतर अंतः कोणों के 2 युग्म बनते हैं, जैसे कोण 4 और कोण 6 तथा कोण 3 और कोण 5 एकांतर अंतः कोण है। अगले कोणों का युग्म है एकांतर बाह्य कोण यानी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। यहाँ आकृति में हमें एकांतर बाह्य कोणों के 2 युग्म प्राप्त होते हैं, जैसे कि यहाँ कोण 1 और कोण 7 तथा कोण 2 और कोण 8 एकांतर बाह्य कोण है। और अगले कोणों का युग्म है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। जैसे कि हम देख रहे हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों के यहाँ 2 युग्म बनते हैं। एक युग्म है कोण 4 और कोण 5 और दूसरा युग्म है कोण 3 और कोण 6 का। दीदी, मैं ये सब तो अच्छे से याद रखूंगा, परंतु दीदी, इन्हें याद रखने से क्या फायदा? फायदा? अरे भैया, अभी तो मैंने तुम्हें इनके नाम और स्थिति ही बताई है। केवल इतने से बात नहीं बनने वाली, इसके साथ साथ तुम्हें कुछ और भी याद रखना होगा। चलो मैं तुम्हें इसे क्रियाकलाप से बताती हूँ। अपनी कॉपी तो निकालो जरा। हाँ, ये देखो, तुम्हारी इस कॉपी पर कुछ रेखाएं बनी हैं। बताओ तो जरा ये कैसी रेखाएं हैं? दीदी, ये सभी सीधी और
अप्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। शाबाश। अब इन अप्रतिच्छेदी रेखाओं पर हम एक तिर्यक रेखा खींचते हैं। इन दो अप्रतिच्छेदी रेखाओं पर बने संगत कोणों के किसी एक युग्म को जरा नापो तो सही। ये संगत कोणों के युग्म में से एक युग्म है, कोण 1 व कोण 5। अब मैं इसे मापता हूँ। ये मापा कोण 1 और ये मैंने मापा कोण 5। अरे दीदी, ये दोनों संगत कोण तो बिल्कुल बराबर है। हाँ, तो चलो इस तरह एक और युग्म को मापो। यहाँ संगत कोणों का एक और अन्य युग्म है, कोण 3 और कोण 7। ये मैंने पहले कोण 3 को मापा और अब कोण 7 को मापा। ओह, ये क्या? ये दोनों संगत कोण तो बराबर है। मैं तुम्हें यही तो दिखाना चाह रही थी कि जब एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। दीदी, जिस प्रकार समानांतर रेखाओं पर बने संगत कोण बराबर होते हैं, क्या ऐसा कुछ एकांतर अंत कोण में भी होता है? हाँ भैया, चलो इसे भी हम स्वयं माप कर देखते हैं। यहाँ एकांतर अंतः कोणों के दो युग्म हैं। इनमें एक युग्म है कोण 3 और कोण 5 का, और दूसरा युग्म है कोण 4 और कोण 6 का। अब चलो जरा इन्हें नापो तो सही। ठीक है दीदी, ये है कोण 3, इसे मापते हैं। और ये है कोण 5, अब इसे मापते हैं। अरे दीदी, ये दोनों कोण तो आपस में बराबर है। अब मैं एकांतर अन्य कोणों के दूसरे युग्म को नापता हूँ। ये है कोण 4, ये मापा, और ये है कोण 6, इसे मापा। अरे दीदी, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर है। हाँ, तो देखा तुमने, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। और हाँ भैया, इसका विलोम भी सत्य होता है। अर्थात यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। दीदी, इसका मतलब तो यह हुआ कि यदि एकांतर अंतः कोणों का युग्म बराबर न हो तो रेखाएं समांतर भी नहीं होंगी। खूब समझे। चलो हम इसे खुद करके देखते हैं। यहाँ पर दो रेखाएं L और M हैं और एक अन्य रेखा P इन दोनों रेखाओं को काट रही है, जिससे यहाँ 8 कोण बन रहे हैं। इन कोणों में कोण 3 और कोण 5 एकांतर कोणों के युग्म हैं। तो फिर चलो पहले हम कोण 3 को मापते हैं और अब कोण 5 को। बताओ तो भैया, तुमने यहाँ पर क्या देखा? दीदी, यहाँ कोण 3 कोण 5 के बराबर नहीं है। हाँ, तो भैया इन रेखाओं L और M को यदि हम दोनों तरफ से आगे बढ़ाएं तो ये एक और कहीं ना कहीं आपस में अवश्य मिल जाएंगी। यानी
ये समांतर रेखाएं नहीं होंगी। वाह दीदी, अब मैं एकांतर अंतःकोण और समांतर रेखाओं के बीच के संबंध को अच्छी तरह समझ गया। पर दीदी, क्या ये संबंध तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोणों के लिए भी सही होता है? अरे भैया, जब वे कोण अलग तरह के हैं तो उनका संबंध भी अलग ही होगा। पर हाँ, होगा जरूर। और ये संबंध क्या है, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। बस तुम अच्छी तरह ध्यान पूर्वक समझते जाना। ये देखो, यहाँ यदि रेखाएं L और M परस्पर समांतर रेखाएं हो और P एक तिर्यक रेखा, तो यहाँ 8 कोण बनते हैं। यहाँ तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों के 2 युग्म हैं। इनमें से एक युग्म है कोण 3 और कोण 6 और दूसरा युग्म है कोण 4 और कोण 5। अब हम इन कोण युग्मों को बारी बारी से मापते हैं। दीदी, मैं मापता हूँ इन कोणों को। ये पहले मैंने कोण 3 को मापा और अब इस युग्म के दूसरे कोण यानी कोण 6 को मापा। दीदी, ये कोण तो आपस में बराबर नहीं है। हाँ, पर मैंने कब कहा कि ये बराबर है? इस युग्म के दोनों कोणों का जरा योग तो करो। दीदी, इन दोनों कोण यानी कोण 3 और कोण 6 का योग है 180 डिग्री। बहुत अच्छे। अब जरा तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों के दूसरे युग्म के कोणों को मापो और जरा उनका योगफल तो बताओ। दीदी, ये मैंने दूसरे युग्म के कोण 4 को मापा और अब इस युग्म के दूसरे कोण यानी कोण 5 को मापा। इस प्रकार कोण 4 और कोण 5 का योगफल हुआ 180 डिग्री। ओह दीदी, कहीं आप ये तो नहीं कहने वाली कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों के प्रत्येक युग्म के कोणों की माप का योग 180 डिग्री होता है? काफी समझदार हो। लेकिन ये तभी संभव है जब तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे। अतः इसे हम इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म 180 अंश यानी संपूरक होता है। और भैया, अन्य प्रमेयों की भांति इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है। अर्थात यदि एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का एक युग्म संपूरक यानी 180 अंश है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। जैसे कि यहाँ तिर्यक रेखा P अन्य 2 रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रही है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण यानी कि कोण 4 और कोण 5 180 अंश के कोण यानी संपूरक कोण बन रहे हैं। अब हम इन रेखाओं के मध्य की दूरी विभिन्न बिंदुओं पर मापते हैं। देखा तुमने, इन दोनों रेखाओं के मध्य की दूरी विभिन्न बिंदुओं पर समान है। अतः ये रेखाएं परस्पर समांतर रेखाएं हैं। वाह दीदी, आपने जिन प्रमेयों को मुझे बताया है वो सब मैं अच्छी तरह समझ गया। अब और क्या बताने वाली हो मुझे? बहुत कुछ बताना है, लेकिन पहले जरा यहाँ देखो। यदि हमारे पास 2 रेखाएं L और M हैं और उन्हें एक तिर्यक रेखा P काट रही है, तब यहाँ संगत कोण 1 और 2 का एक युग्म बनता है। यदि ये रेखाएं परस्पर समांतर हों तो क्या होगा?
दीदी, ये संगत कोण यानी कोण 1 व कोण 2 बराबर होंगे। वेरी गुड। तो तुम्हें याद है कि समांतर रेखाओं के संगत कोण बराबर होते हैं? अच्छा चलो एक बात और बताओ, यदि यही रेखा M के समांतर एक और रेखा N खींची जाए और कोण 2 और कोण 3 संगत कोण हो तो क्या होगा? दीदी, यहाँ कोण 2 और कोण 3 बराबर होगा, परंतु दीदी यहाँ तो कोण 1 भी कोण 3 के बराबर होगा। बताओ तो कैसे? अरे दीदी, अब कोण 1 कोण 2 के बराबर है और कोण 2 कोण 3 के बराबर है, तो फिर हुआ ना कोण 1 बराबर कोण 3। शाबाश। साथ ही कोण 1 और कोण 3 संगत कोण भी है। दीदी, फिर तो रेखा L और रेखा M भी समांतर हुई। ये हुई ना बात। अरे भाई, मैं तुम्हें यही तो बताने जा रही थी। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती हैं। तो यहाँ रेखा M समांतर है रेखा L के और साथ ही साथ रेखा M समांतर है रेखा N के। तो रेखा L और रेखा M भी समांतर होंगी। दीदी, समांतर रेखाओं के कोई और भी गुण हो तो मुझे बताओ ना। हाँ, क्यों नहीं। देखो भैया, वैसे तो समांतर रेखाओं के जितने भी गुण हैं वो मैं तुम्हें बता ही चुकी हूँ, लेकिन हाँ, इन गुणों से जो महत्वपूर्ण तथ्यों या प्रमेयों को सिद्ध किया जाता है वो अनेकों हैं। जैसे इनमें से एक है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। हाँ दीदी, ये तो मैंने भी सुना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, परंतु इन्हें समांतर रेखाओं के गुणों से कैसे सिद्ध कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ये मैं तुम्हें बताती हूँ। और जानते हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है और एग्जाम में अधिकतर पूछी जाती है। अब जरा तुम इसको ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। देखो, यहाँ प्रमेय का कथन है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ जो हमें दिया है वो है एक त्रिभुज ABC, जिसमें कोण 1 और कोण 2 और कोण 3 त्रिभुज के कोण है। यहाँ हमें सिद्ध करना है कि कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 बराबर 180 अंश। इसे सिद्ध करने के लिए हम दिए गए त्रिभुज ABC में रचना करेंगे। इसके लिए त्रिभुज की भुजा BC के समांतर उसके सामने वाले शीर्ष A से होकर एक रेखा XAY खींचते हैं। अब हम इसकी उपपत्ति समांतर रेखाओं से संबंधित गुणों का प्रयोग करके करेंगे। हमारी रचना के अनुसार यहाँ XAY एक रेखा है और ये तो हम जानते ही हैं कि रेखा के किसी एक बिंदु पर एक तरफ बने कोणों का योग 180 अंश होता है। अतः यहाँ पर कोण 4 जमा कोण 1 जमा कोण 5 बराबर होगा 180 अंश। ये हमने माना समीकरण 1। लेकिन रचना में हमने रेखा XAY समांतर खींची थी रेखा BC के तथा यहाँ AB और AC तिर्यक रेखाएं हैं इन समांतर रेखाओं की। तो इस तरह कोण 4 और कोण 2 तथा कोण 5 और कोण 3 एकांतर कोणों के युग्म हुए। क्यों, समझ में आ रहा है ना? दीदी, एकांतर कोण के युग्म तो आपस में बराबर होते हैं। हाँ, बहुत अच्छे।
तो फिर यहाँ एकांतर कोणों के युग्म से कोण 4 बराबर हुआ कोण 2 के और कोण 5 बराबर हुआ कोण 3 के। अब कोण 4 और कोण 5 के ये मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हुआ कोण 2 जमा कोण 1 जमा कोण 3 बराबर 180 अंश, अर्थात कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 बराबर हुआ 180 अंश। और यही हमें सिद्ध करना था। दीदी, क्या मैं इनको माप कर देखूं कि इन कोणों का योग 180 डिग्री है या नहीं? अरे भैया, इन्हें माप कर और जोड़ कर देखो या फिर क्रियाकलाप करके देखो, ये 180 अंश के ही होंगे। चलो मैं तुम्हें दोनों तरीके से दिखा देती हूँ, फिर तुम्हें पूरी तसल्ली हो जाएगी। ये देखो, ये रहा त्रिभुज और ये रही हमारी डी, जिससे हम इन कोणों को मापेंगे। तो ये हमने मापा कोण 1 को और अब हमने मापा कोण 2 को और ये रहा कोण 3 का माप। अब हम इन तीनों कोणों को जोड़ते हैं। हाँ दीदी, त्रिभुज के इन तीनों कोणों का योग 180 अंश ही आया। देखा, मैंने कहा था ना। चलो मैं इसे तुम्हें पेपर फोल्डिंग के द्वारा दिखाती हूँ। ये देखो, ये तो तुम भली भांति जानते ही हो कि एक रेखा के किसी बिंदु पर एक ही तरफ 180 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ हम इस त्रिभुज ABC में बने कोण को ऐसे मोड़े और कोण B को ऐसे और अब कोण C को ऐसे मोड़े, तो हम देखते हैं कि ये त्रिभुज की भुजा BC पर एक अर्धवृत्त बनाते हैं, अर्थात ये तीनों कोण मिलकर 180 अंश का कोण बनाते हैं। आओ, अब मैं तुम्हें इन्हें क्रियाकलाप द्वारा दिखाती हूँ। यानी तुम्हें इस त्रिभुज ABC में बने कोणों को काटकर और चिपकाकर 180 अंश का बनाकर दिखाती हूँ। उसके लिए हम यहाँ एक सरल रेखा PQ खींचते हैं। इस पर एक बिंदु S लेते हैं। अब हम कोण 1 को काटते हैं और बिंदु S पर इस प्रकार चिपकाते हैं। अब कोण 2 को काटते हैं और बिंदु S पर इस प्रकार चिपकाते हैं और अब कोण 3 को भी काटते हैं और इसे बिंदु S पर यहाँ इस प्रकार चिपकाते हैं। तो बताओ, तुमने क्या देखा? हाँ दीदी, त्रिभुज के ये तीनों कोण सरल रेखा के बिंदु S पर इस प्रकार चिपकाने से 180 अंश का कोण बना रहे हैं। अब मैं अच्छी तरह समझ गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब मैं इन्हें बड़ी सरलता से सिद्ध भी कर लूंगा। शाबाश, बस इसी तरह तुम सीखते जाओ और मैं तुम्हें सिखाती रहूंगी और एक दिन तुम्हें ज्योमेट्री में एक्सपर्ट कर दूंगी। यहाँ तुम एक और प्रमेय पर ध्यान दो। इस प्रमेय के अनुसार यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख कोणों यानी इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के योग के बराबर होता है। दीदी, कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा विस्तार से समझाओ ना प्लीज। अरे ठीक है, मैं तुम्हें इसे अच्छी तरह समझा देती हूँ। ये देखो, यहाँ एक त्रिभुज PQR है। यदि हम यहाँ रेखा QR को S तक बढ़ाएं, तो यहाँ एक और कोण बनेगा और ये होगा कोण PRS। ये कोण PRS यानी कोण 4 त्रिभुज PQR का एक बहिष्कोण है
और इस त्रिभुज PQR में बहिष्कोण 4 के अंतः अभिमुख यानी विपरीत कोण यानी इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स होंगे कोण 1 और कोण 2। और यहाँ हमारी इस प्रमेय के अनुसार कोण 4 बराबर होगा कोण 1 जमा कोण 2। क्यों, कुछ समझ में आया कोण भैया? हाँ हाँ दीदी, अब तो मैं इसे सिद्ध करके भी दिखा सकता हूँ कि यहाँ कोण 4 क्यों बराबर होगा कोण 1 जमा कोण 2 के। क्या बात है! अरे भाई, ये कहकर तो तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया। अब जरा इसे सिद्ध करके मुझे और अधिक खुश कर दो। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं। देखो दीदी, यहाँ कोण 1, कोण 2 और कोण 3 त्रिभुज के कोण है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। यानी यहाँ कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 बराबर हुआ 180 अंश। माना ये समीकरण 1 है तथा कोण 3 और कोण 4 कोणों के रैखिक युग्म है और कोणों के रैखिक युग्म अभिग्रहित से ये हुआ कोण 3 जमा कोण 4 बराबर 180 अंश। माना ये समीकरण 2 है। यहाँ समीकरण 1 व समीकरण 2 के दाएं पक्ष आपस में बराबर है, अतः इनके बाएं पक्ष भी आपस में बराबर होंगे। यानी कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 बराबर हुआ कोण 3 जमा कोण 4। अतः सरल करने पर ये आया कोण 1 जमा कोण 2 बराबर कोण 4 के। तो हो गया ना कोण 4 बराबर कोण 1 जमा कोण 2। यहाँ कोण 4 त्रिभुज PQR का बहिष्कोण है और इस बहिष्कोण के अंतः अभिमुख कोण है कोण 1 व कोण 2। तो इस प्रकार हो गई ना हमारी प्रमेय सत्य की। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख यानी विपरीत कोणों यानी इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के योग के बराबर होता है। बहुत अच्छे भैया, अब मुझे यकीन है कि तुम सभी प्रमेयों और अभिग्रहितों पर आधारित प्रश्नों को सरलता से कर सकोगे। बस प्रैक्टिस करना मत छोड़ना। दीदी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपकी आशाओं पर एकदम खरा उतरूंगा।